वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है रीट 2025 का टारगेट लेकर करते हैं और एग्जाम की तिथि भी लगभग आने वाली है और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं ओल्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को। और आज का जो हमारा पेपर एनालाइज होने वाला है वह रीट 2022 का जो शिफ्ट 3 में जो L2 का पेपर हुआ था उससे संबंधित है और ये पेपर L1 और L2 दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ओल्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही से आइडिया लगता है कि किस यूनिट से हमारे कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने अपन कर सकते हैं स्कोर। मैं चंदा पटेल आपके साथ रीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए साथ में हूँ और हम शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम 30 ऐसे हिंदी भाषा फर्स्ट में लेने वाले हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। उससे पहले आप एक बार यहाँ कोई भी भर्ती निकले, कभी किसी में 10 जो क्वेश्चन है वो गलत आते हैं, किसी के 20 के आंसर गलत आते हैं, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है कि पेपर बनाने वाला है वो पेपर ये नहीं बना सकता कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, इनका आंसर सही है नहीं है, आंसर की जारी कर दी जाती है। ये क्वेश्चन गलत बना रहे हो या फिर विवादापूर्ण बना रहे हो तो स्टूडेंट के साथ केवल मजाक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मजाक किया जा रहा है। लेकिन अपन को अब एग्जाम में आया है पेपर और बोनस भी मिले हैं, लोग पास भी हुए हैं, फिर भी हमें पेपर को एनालाइज करना होगा क्योंकि हमारे अगला टारगेट रीट 2025 को क्वालिफाई करना है और आपको एक अध्यापक बनाना ही मेन टारगेट है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और उम्मीद करते हैं कि हमारे पेपर में इतने बोनस ना मिले। और बोनस से नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है। नुकसान यूँ जैसे कि आपने किसी यूनिट से पढ़ा, कोई यूनिट अच्छी पढ़ी जैसे RTE आपने अच्छे से यूनिट पढ़ी और उससे संबंधित आपका 1 नंबर आप मान के चल रहे हो कि मेरा वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा यदि उसमें से आता है। तो यदि वही क्वेश्चन वहाँ पे गलत बना दिया और वो सबको बोनस मिल गया तो आपकी तैयारी यानी तैयारी करने वाले के लिए बोनस बहुत ही आत्मघाती बम जैसा होता है। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में अब बोनस जैसी संभावनाएं या विवादापूर्ण प्रश्न न देकर व्यवस्थित पेपर को कंडक्ट किया जाए। तो वो अपने हाथ में है नहीं, अपने हाथ में केवल तैयारी करना है। तो तैयारी करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं आज के पेपर का पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को किस शिक्षण विधि में बल दिया जाता है? टीचिंग मेथड से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का एक वीडियो डाला है जिसमें शिक्षण विधियां तथा उसके प्रतिपादकों के नाम आपको कॉपी में लिखने हैं। वहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न घुमा फिरा के 150 में से एक क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। डाल्टन योजना किसने दी है, किंडरगार्टन विधि किसने दी है, प्रोजेक्ट पद्धति किसने दी है? यदि नहीं पता है तो सबसे पहले वो वीडियो देखकर आप मुझे कमेंट करो ये सारी चीजें किसमें है। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करते हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति कौन करता है? बेसिक शिक्षा पद्धति करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं को चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पश्चात यानी कि 6 से लगाकर 8 की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं को चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है, जो भी टीचिंग मेथड से प्रश्न है, 31वां क्वेश्चन भी टीचिंग मेथड से था, यानी कि L2 में अपन को देखने को मिल रहा है 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हैं और 20 क्वेश्चन व्याकरण संबंधित है। जबकि L1 में अपन को क्या देखने को मिला, 15 क्वेश्चन तो टीचिंग मेथड से दिखे थे और 15 ही क्वेश्चन अपन को व्याकरण से संबंधित मिले थे। तो यहाँ पर ये टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या है, कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, बिल्कुल गलत बात है। कविता की भाषा कक्षा स्तर अनुकूल होनी चाहिए, बात हो सकती है। तो इस चौथा ऑप्शन है, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती। कविताएं तो पूरी कल्पनाओं पर ही चलती है। क्या है? कल्पनाओं पर ही चलती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है और ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विद्यार्थियों में सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। यानी कोई बच्चा गलत लिख रहा है, उसको सही ढंग से लिखना और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन पढ़ते हैं, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे बच्चा लिख रहा है उसकी लिपि में, उसके शब्द में, वाक्य में, रचनाओं में अशुद्धियां जो भी है उसको दूर करने का प्रयास करना एक अध्यापक का परम कर्तव्य है। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। अच्छा लेखन कर दिया और आपने
तारीफ कर दी थोड़ी सी असीमित, प्रशंसा भी लिमिट में करनी चाहिए। यदि आपके इस सेशन में 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और मैं आपको कहूँ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, आप तो टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो आप क्या करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाओगे और आप प्रयास आगे करने में कम रहोगे। लेकिन यही करें जो आप अच्छा प्रयास करते रहें, इस प्रकार की प्रशंसा की जाती है। यानी कि आपने असीमित प्रशंसा कर दी तो भी वो बालक के स्कोर कम होने की संभावना है। प्रशंसा भी आपको सोच समझ के करनी है, तो ये भी इसमें नहीं है। विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, तो बिना सहानुभूति के आप शिक्षण भी नहीं करवा सकते। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा यानी फर्नीचर नहीं है, दरी पट्टी पर कैसे पढ़ाई होगी, इस तरह के लेखन को उपेक्षा की जाए, बिल्कुल गलत बात है। आप ऐसा मान के चलिए कि आपके विद्यालय में ऐसे दिमाग में फिट के लिए, यदि आप प्राइवेट स्कूल में की कल्पना कर रहे हो कि हाँ ये व्यवस्था आपको सरकारी स्कूल में मिलेगी, लेकिन नहीं है। वहाँ पर आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे फर्नीचर अवेलेबल नहीं होंगे, दरी अवेलेबल नहीं होगी, ऊपर से पानी टपकेगा, फिर भी आपको शिक्षण करवाना है, आप उपेक्षाएं नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकारी विद्यालय में वैसे तो संभावना की जा रही है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है, बेहतर स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती है, उससे जूझते हुए भी आपको शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना आपकी परम कर्तव्य बन जाएगा। जब आप इस प्रोफेशन में आएंगे, टीचर व्यवस्थाएं आएंगे, आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार की सरकारी विद्यालयों में और प्राइवेट विद्यालयों में स्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। फिर भी वर्तमान में पीएम श्री में हो गया, महात्मा गांधी मॉडल स्कूल हो गए, वहां पर बेहतर सुविधाएं बजट आता है और मिलती है। यहाँ पर अपन प्रश्न की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। बच्चों में क्या करना है, ये भी टीचिंग मेथड से संबंधित है, तो आपको कौशल सारे अच्छे से व्यवस्थित पढ़ने हैं। मुझे कमेंट करके बताओ चारों कौशल का क्रम कौन सा है और मरियम मॉन्टेसरी के अनुसार कौन सा क्रम है, दोनों क्रम मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है, पुस्तकालय से संबंधित पुस्तकें लेना, पढ़ना, अधिगम आवश्यक सामग्री खोज के अवसर दिए जाए। एक बालक को अगर अपन पढ़ने के लिए पुस्तक उनको ऐसे अवसर देंगे कि वो स्वयं पढ़ेगा, तो इस प्रकार उसके पठन कौशल विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर भी अपन को चारों ऑप्शन शिक्षण विधियों में आपको पढ़ने ही है। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, बिना अभिप्रेरणा के वो सीख ही नहीं सकता। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा कर ले। सबसे पहले आप क्लास में गए, एक बच्चे ने उसको अशुद्ध पढ़ लिया, तो आप उपेक्षा नहीं कर सकते सीधी डायरेक्टली, क्योंकि वो बालक क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, और धीरे धीरे उसमें अपन सुधार कर अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि आपको उपेक्षा तो किसी प्रकार से नहीं करनी है किसी भी बालक की। अगर आप उसी समय आप उपेक्षा कर देंगे तो वो पठन कौशल से दूर चला जाएगा, वो पढ़ने से शर्माएगा या फिर अपने आप को शर्म महसूस करेगा, तो उपेक्षा आपको नहीं करनी है। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। एक अध्यापक और छात्र का जो वर्तमान में व्यवहार है एक प्रेम पूर्वक ही होना चाहिए, यानी उसको अपने व्यवस्थित पढ़ाना है, उसको प्रेम पूर्वक उसको शिक्षण में हेल्प करनी है, तो ये भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि आरपीएससी द्वारा माना गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्याएं है। यहाँ पे भी टीचिंग मेथड से प्रश्न क्वेश्चन बना है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, बिल्कुल गलत बात है। हिंदी जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है, और वैज्ञानिक क्यों है, जैसा बोला जाता है वैसा ही क्या करा जाता है, हमारी हिंदी में लिखा जाता है। वर्तमान में दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी को अपन इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारी हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है और बहुत ही शानदार भाषा है। हमें हिंदी पर अपने आप को गर्व महसूस होना चाहिए। बात करें देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। बाराखड़ी का अभाव, तो आपने बाराखड़ी पढ़ी कि नहीं पढ़ी कमेंट करके बताइए, क्योंकि बाराखड़ी का क्या हमारे हिंदी शिक्षण में समस्या है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदी संस्कृत भाषा का वंशजा नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। हिंदी भाषा का पूरा आप वंशक्रम आप देख सकते हो, कहाँ से आई है, प्राकृत से आई है, ब्राह्मी से आई है, पूरी व्यवस्थित इसका वंशक्रम है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो सकता है। केवल थोड़ी सी हमारी समस्या ये है कि इसमें वर्णों की क्या है, अधिकता है, वैसे इसको ऑप्शन वर्णों की अधिकता बी माना गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण यानी कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो, भाषा शिक्षण
हिंदी का ही दूसरा नाम है। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है दैनंदिनी, ग्रीन बोर्ड, पाठ्य पुस्तक या फिर जाड़न। जाड़न किसे कहते हैं? डस्टर को। तो डस्टर डायरेक्टली इसमें क्या होता है? कट हो जाता है। ग्रीन बोर्ड भी इतना महत्व नहीं देता। सर्वोपरि पूछा है यानी कि सबसे बेस्ट कौन सा आंसर होगा? तो हिंदी के लिए पाठ्य पुस्तक आपके लिए इस ऑप्शन में दे रखे चारों में से जो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी। और बात करें क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार की भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखो, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर और ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये श्रव्य दृश्य सामग्री से प्रश्न बना है, टीचिंग मेथड का प्रश्न है। जो वर्तमान में जो विद्यालय है वहां पर सभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? एक प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्थाओं को व्यवस्थित यानी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा याद रह सके इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है हमारा 38 और 38 क्वेश्चन में हमारा है भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल एवं उनकी रुचियों अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है। यानी किसी बालक में भाषा का ज्ञान, कौशल, उनकी रुचियां, अभिवृत्तियां, ये सारे क्या है? आपने पढ़े हो तो विशिष्ट उद्देश्य है। क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है। ये इन सब उनकी जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। यानी बालक में कितना ज्ञान आया है, उसमें कितना कौशल डेवलप हुआ है, उसकी एटीट्यूड क्या है, उसकी रुचियां क्या है, इसकी जानकारी के लिए आवृत्ति पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं, अस्पष्टता निवारण बिल्कुल नहीं, स्थान परिवर्तन या चिकित्सा बिल्कुल नहीं। आप मापन और मापों के द्वारा ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि बालक ने कितना सीखा है, उसमें कितना कौशल डेवलप हुआ है, कितनी रुचियां हुई है, कितना अभिवृत्ति हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 39, भाषा शिक्षण क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम बताइए। निदानात्मक। निदानात्मक क्या है? यानी सबसे पहले एक होता है उपचार और एक होता है निदान। निदान का मतलब किसी बालक की कमजोरियों को जानना क्या हो जाएगा? निदान। और उसका उपचार करना निदान के बाद वह होता है उपचार। तो इसमें क्या है? इसमें कोई लेना देना नहीं है निदानात्मकता का। योग्यता परीक्षा नहीं, परीक्षा विधि बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भाषा शिक्षण क्षेत्र में मापन में सर्वाधिक जो प्रयोग में ली जाती है परीक्षा विधि ली जाती है और भावनात्मक का संबंध बिल्कुल नहीं है। आप ऑप्शन काट के उसको क्वेश्चन आंसर पर जाने का प्रयास करेंगे तो आपकी निश्चित तौर पे सभी प्रश्न के सही होने की संभावना 90 से ऊपर होगी। 90 से ऊपर होगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उसकी रुचि वृद्धि हो रही है, उसके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, इकाई पाठ योजना का अभाव, विद्यालय निर्माण समिति, इससे कोई लेना देना नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पे क्या हो रहा है? बालक क्या हो रहा है? कुसमायोजन आपके सामने क्या है? समस्या है। यानी आपने पहले उसका निदान कर लिया है कि वह कुसमायोजित हुआ है, उसके बाद आपने क्या किया? उसको उसका उपचार किया है। तो उपचार करने के बाद वह क्या कर रहा है? रुचि में वृद्धि भी हो रही है, उसके व्यवहार में यथा परिवर्तन जो आप सोच रहे हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये किस शिक्षण कारगर को समझना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे पहले अपन ने 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से संबंधित अपन ने कर लिए हैं। अब 41 से लगाकर 40 व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और वो ये गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है, इससे संबंधित प्रश्न बने हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ने वाली। हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 41। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, शब्द से संबंधित प्रश्न बना है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? दैनंदिनी सीधा क्या है? अव्यय नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम क्या है? अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 43 में बात करें तो ये आपका क्या है? बोनस है। क्या है? बोनस। आप चिंतन का संधि विच्छेद मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है। लेकिन जब सबसे पहले आंसर की मानी थी तब इसको ये सही माना था, लेकिन उससे बाद में विवादापूर्ण होता है। आपका बोनस नंबर 1 इस पेपर का विद्यार्थियों के साथ किया गया मजाक का सबसे पहला प्रश्न ये। बात करें क्वेश्चन 44, अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। बात करें द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर
बहुव्रीहि समास। बात करें यहाँ पर अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति क्या है, उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। क्या है, उपसर्ग से जुड़ा हुआ, जैसे यथाशक्ति होगी, अभिव्यक्ति होगी। इस प्रकार के जो उदाहरण है वह अव्ययी भाव से संबंधित होते हैं। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दिमाग नहीं, मगर नहीं, मुंह नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या होगा, अनानास है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार शब्द की सही पर्यायवाची है। तो 46 में अपन देखते हैं मनोदशा, रुग्ण, उपशमन। तो ये इसमें उपशमन, मन की दशा, ये दोनों क्या है, इसके पर्यायवाची नहीं है। इसमें आदि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, ये भी नहीं है। अशक्त, रोगग्रस्त, रोषयुक्त, रोषयुक्त होता है गुस्सा, तो ये भी इसमें कैंसल है। अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, ये क्या है, बीमार के पर्यायवाची। और पर्यायवाची हो गए, शब्द रूप हो गए, इनके लिए आपको वोकेब अपनी कंप्लीट करनी ही होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, और डेली के आप 20 या 30 पर्यायवाची आज कर लिए, 30 डेली अपन उनको याद करते हुए आगे समझते हुए पढ़े, तो आपकी वोकेब कंप्लीट होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बात करें कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। गरिष्ठ होता है, स्पष्ट बिल्कुल सही है, शुद्ध। और वरिष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है स्पष्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें 48, अपने विचारों को प्रकट करने से जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर शिक्षण वीडियो में 11वां, यानी कि अपने विचारों को प्रकट, बिना भाषा के कोई भी संभव नहीं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, और ये 49 आपका दूसरा मजाक यानी बोनस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओह मां निकल पड़ता है। तो यह रेखांकित शब्द है जातिवाचक संज्ञा, अव्यय, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन 50 में क्या आ जाएगा, ये क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक और आपके सामने मजाक यानी कि बोनस क्वेश्चन। बात करें 52 की, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयारी कहीं और होते हैं, यानी पहले कहीं और होते थे और अब कहीं और होते हैं। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यहाँ पर क्या है, ये भूतकाल से संबंधित है। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा कम मजाक हुआ, और इसमें ए और ऑप्शन सी, दो ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट माना गया, क्योंकि पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। तो ये ए और सी, इन दोनों को आंसर बिल्कुल सही माना। तो ऑप्शन 52 में क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ, यानी कि थोड़ा कम मजाक हुआ, लेकिन मजाक तो यहाँ पर स्टूडेंट के साथ जरूर हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 53 की, और 53 एक और मजाक बोनस, पता नहीं पेपर बनाते क्यों है। 54 पर बात करें, इस तकनीक का इस्तेमाल किया, इसमें रेखांकित बहुवचन बदलने पर होगा। तो क्या होगा, तकनीक का तकनीकों हो जाएगा। तो इन तकनीकों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55, एक और मजाक, और 56 एक और मजाक, यानी 55 में भी बोनस मिला है आपको, 56 में भी बोनस मिला है। तो इन पर क्या डिस्कस करना आप खुद ही देख लेना, इस प्रकार के पेपर बनते हैं। और बात करें नेक्स्ट 57 क्वेश्चन की, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध है, यानी ये वाक्य से संबंधित जो लास्ट पॉइंट दे रखा है पदबंध यूनिट में, वहां से प्रश्न बना है। तो तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पद कौन सा है, सबसे पहले तुम है। तो तुम क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम कितने प्रकार के बताए थे मैंने, सर्वनाम में 3 प्रकार के बताए थे। तुम किस में आएगा, तो उत्तम, मध्यम और अन्य। जो बोलता है वो उत्तम है, जो सुनता है वह मध्यम है, और किसी अन्य की बात की जा रही है वह अन्य पुरुष में आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम सर्वनाम में आएगा। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 58, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो एक क्वेश्चन मुहावरे से भी यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है हर पेपर में।
ठीक न्याय करना, दौड़ धूप करना, दिन में तारे दिखाई देना, दूध का दूध पानी का पानी करना, यानी कहते नहीं है क्या, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी सही से बिल्कुल न्याय कर दिया। ऑप्शन बिल्कुल बी। लेकिन एग्जामिनर ने बच्चे के साथ ठीक न्याय नहीं किया है इस पेपर में, क्योंकि 6 बोनस मिल गए, पढ़ने वाले के साथ बिल्कुल न्याय यहाँ पर नहीं हुआ है। बात करें 59, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। एक मुहावरे का, एक लोकोक्ति का और एक विराम चिन्ह का सभी पेपर में आंसर मिल रहा है, तो ये सारे टॉपिक आप क्लियर बिल्कुल कर लें। तो इसमें क्या हो जाएगा, घरेलू शत्रु प्रबल होता है, यानी कि घर का बेदी लंका डाय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इस पेपर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। यदि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर खेलने का प्रयास किया है कि यानी कि टीचर देखेगा, बच्चा देखेगा कलकत्ते की राजधानी बताओ, यानी कोई प्रश्न पूछा डायरेक्टली, थोड़ा सा बिना सोचे डायरेक्ट अपन ये कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसमें प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा हुआ है, पूर्ण विराम से संबंधित हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस सेशन में अपन ने इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अगले वाली शिफ्ट का, लास्ट शिफ्ट 2022 का पेपर। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।